हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर। अब इस पूरे चैप्टर में हम एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि इंडिया में किस टाइप से फार्मिंग की जाती है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, उनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। और हमारी पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। अब सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारी माइनिंग आ जाती है, यानी वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम अपने नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स या डायरेक्टली हम अपने नेचर से ही रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो वो सारे जो भी एक्टिविटीज होंगी वो कहलाई जाएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज। जहां पे हमें अपने नेचर से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फाइनल गुड्स मिल रहे हैं। जैसे फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जो नेचर में जो ये प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनसे हमें हमारा फूड मिल पा रहा है, तो वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। हम नेचर से ले रहे हैं अपने फूड को। साथ ही साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, हम देखते हैं एनिमल्स को पाला जाता है, पेट बनाया जाता है, जिससे कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जा सके। तो हम लोग एनिमल्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, एनिमल रियरिंग जो होगी वो भी हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। देन माइनिंग और भी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हमें अपने नेचर से ही गुड्स मिल रहे होते हैं। तो क्योंकि एग्रीकल्चर में भी, फार्मिंग में भी हमें अपने नेचर से ही क्रॉप्स मिल रही हैं, जो क्रॉप्स हैं वो हमारे नेचर में ही कल्टीवेट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए ये भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब इंडिया में एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया इज एन एग्रीरियन कंट्री वेयर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। अब इंडिया जो है वो एग्रीरियन कंट्री है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है, यानी टोटल पॉपुलेशन में से जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। यानी कि वो पीपल जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारी, 2/3 पीपल जो है हमारी पॉपुलेशन के, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसी से अर्न कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इनकम। अब एग्रीकल्चर जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, तो ये जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जीडीपी में, नेशनल इनकम जो है जीडीपी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि अगर हम इसे दूसरे सेक्टर्स के साथ कंपेयर करें तो टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे, फिर लास्ट में यानी सबसे कम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर जो है वो काफी अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में, नेशनल इनकम में। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है इसी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। देन फूड सिक्योरिटी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, फार्मिंग नहीं करेंगे, तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उस पॉपुलेशन के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जो फूड है वो बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारी ही कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, इसीलिए हम सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ही कंट्री में, अपनी कंट्री में रह रही जो पॉपुलेशन है, सभी लोग हैं, उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों की। रॉ मटेरियल सप्लाई टू इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मिंग के थ्रू, तो वो जो प्रोडक्शन है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे कि अगर फार्मर्स शुगर केन कल्टीवेट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट शुगर केन से शुगर बना ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से शुगर केन जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं फार्मिंग के थ्रू, जो फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं शुगर केन, वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में शुगर बनाने के लिए। ऐसे ही हम फ्लोर जो देखते हैं, जो आटा होता है वो बनता है वीट से। अब वीट
हमें मिल रहा है इन फार्मर्स की वजह से, फार्मिंग के ही थ्रू हम वीट को कल्टीवेट कर रहे हैं और तब जाके हमारे पास आटा आता है। इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग के बाद हम आटा बनाते हैं उससे, यानी कि हम फ्लोर बनाते हैं, वीट फ्लोर। और उसके बाद ऐसी बहुत सारे दूसरे भी, जैसे हम टेक्सटाइल्स की बात कर सकते हैं, कॉटन कल्टीवेट करते हैं हमारे फार्मर्स, तब जाकर के कॉटन क्लोथ्स बनते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इसलिए इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं उन रॉ मटेरियल्स पे जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर के कौन से मेन फीचर्स हैं? सबसे पहला, सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेट्स। इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमें देखने को मिलती है, यानी जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादा अर्निंग के लिए नहीं कल्टीवेट करते क्रॉप्स, वो बस इतना चाहते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग इसलिए करते हैं जिससे कि एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके, अपनी क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। अब इंडिया में हमने देखा है वाटर रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। हमने अपनी मेन जो रिवर्स हैं, मेजर अमाउंट ऑफ जो वाटर है हमारा, हमने उसे डिप्लीट कर दिया है, वाटर रिसोर्सेज को हमने पॉल्यूट कर दिया है। तो अब ज्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, यानी हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वो सब डिपेंड करता है रेनफॉल पे, मानसून पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब मानसून आएगा यानी जब रेनफॉल होगी तभी हमारे क्रॉप्स को अच्छे से सही अमाउंट में वाटर मिल पाएगा, इरिगेट कर पाएंगे हम अपने क्रॉप्स को। तो मानसून पर डिपेंडेंट है हम अपनी एग्रीकल्चर के लिए। यूज ऑफ डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल एंड रिलीफ। अब हम लोग डिफरेंट टाइप से कल्टीवेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप से हम लोग फार्मिंग करते हैं, डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलती है। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, 6 मेजर टाइप की सॉइल्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। हर एक सॉइल में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, अलग अलग उनकी क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं सॉइल के। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में अच्छे से कल्टीवेट कर पाती हैं। तो अब सॉइल अलग अलग है और रिलीफ फीचर्स हमारे अलग है, यानी माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं। तो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम माउंटेनियस एरियाज की बात करें, हिली एरियाज की बात करें, तो वहां पे हमें टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगी। यही हम प्लेन एरियाज की बात करें तो वहां पे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे जो प्रोसेसेस हैं, जो मेथड्स हैं, उनका यूज करते हैं फार्मिंग के लिए। तो डिफरेंट टाइप के हमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे इंडिया में। अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। और इतना ही नहीं, हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं इंडिया में। फूड क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स हमारे खाने के लिए होती हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए होती हैं। देन कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स भी हम कल्टीवेट करते हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हम सेल करेंगे। जैसे इंडिगो, इंडिगो जो नील की खेती की जाती है, वो हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए नहीं करते, हम लोग उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते, उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। हम लोग नील की खेती करते हैं, इंडिगो की जो फार्मिंग की जाती है, इंडिगो कल्टीवेट की जाती है, वो सेल करने के पर्पस से की जाती है, जिससे कैश क्रॉप्स, यानी कि जिससे हम कैश अर्न करेंगे, जिससे हम अर्न करेंगे ऐसी क्रॉप्स जो जिसके पीछे का, जिन्हें कल्टीवेट करने के पीछे का रीजन है अर्निंग, तो उन्हें कहा जाएगा कैश क्रॉप्स। ऐसे ही कॉटन, कॉटन जो है हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कल्टीवेट करते। फार्मर्स क्या करते हैं, कॉटन को इसलिए कल्टीवेट करते हैं जिससे कि उससे वो अर्न कर सके। अपनी फैमिली के लिए वो कॉटन को कल्टीवेट नहीं करते, अपने कंजम्पशन के लिए कल्टीवेट नहीं करते, वो कॉटन को कल्टीवेट करते हैं जिससे कि उस कॉटन को वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल कर दें और पैसा कमा सके, अर्न कर सके। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं इंडिया में। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, फार्मिंग भी कहा जाता है इसे। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ही एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। यानी इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन जो है, इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो फार्मर्स हैं। और एग्रीकल्चर जो है हमारी नेशनल इनकम में, जीडीपी में भी अच्छा खासा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, काफी ज्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। अब फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उनके लिए हम फूड इसलिए अरेंज कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। देन रॉ मटेरियल्स, एज अ रॉ मटेरियल ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एज अ रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। देन इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है वो हमने पढ़ा है। इंडिया में ज्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, मानसून पे हम डिपेंड होते हैं। और आज की वीडियो में हमने एक पूरा ओवरव्यू देख लिया है कि एग्रीकल्चर है क्या, हमने एग्रीकल्चर क्या है उसे इन डिटेल समझ लिया है, फार्मिंग किसे कहते हैं वो हमने इन डिटेल समझ लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे। फार्मिंग को भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और उन्हीं टाइप्स के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। A simple traditional form of farming done on small patches of land। अब primitive नाम से पता चला है primitive यानी हम पुराने तरीके से कर रहे हैं। जो टाइम निकल जाता है उसको कहा जाता है primitive period। तो जो टाइम निकल चुका है, जैसे पहले के टाइम पे जैसे फार्मिंग की जाती थी उसको कहा जाता है primitive farming। तो हम लोग पहले के जैसे जो लोग पहले फार्मिंग किया करते थे, हमारे जो पूर्वज जैसे फार्मिंग किया करते थे, हम उन मेथड्स को अपना रहे हैं। साथ ही साथ सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखा हुआ है, यानी कि हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जितने में हमारा काम हो जाए सिर्फ हम उतने ही क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर रहे, सरप्लस अमाउंट में हम क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक सिंपल सा तरीका है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग है, यानी कि जैसे पहले से हमारे कंट्री में हमारे जो पुराने टाइम में जिस टाइप से फार्मिंग की जाती थी तो उसी को कहा जाएगा सबसिस्टेंस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हम लोग पुराने टाइम में जैसे फार्मिंग की जाती थी उन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे पैचेस पे फार्मिंग कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े लार्ज एरियाज में, लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, स्मॉल फील्ड्स में हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कम एरिया है हमारे पास और हम पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यूजेस लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, जैसे कि ट्रैक्टर्स जो हो गए उनका हम यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मली हाथों से, जैसे प्लो हो गया, हो गया, हो जो है उसका हम स्टार्टिंग से यूज करते थे, पुराने टाइम से यूज करते थे फार्मिंग के लिए, हो का यूज किया जाता था, ना कि प्लो का। प्लो तो बहुत बाद में जाके आया है और पंजाब ने तो और भी बाद में जाके 1920th सेंचुरी में पंजाब जो है वहां पे प्लो से हमें फार्मिंग देखने को मिली, वरना तब तक फार्मिंग किससे की जाती थी, हो से, ना कि प्लो से। तो हो का यूज हमें देखने को मिलता है। तो लो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज नहीं करते, हाई टेक्नोलॉजी के किसी भी सामान का हम यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, हम यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। साथ ही साथ हाउस होल्ड लेबर हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, फार्मर्स के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब मिलके उस जमीन पे खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। किसी एक्स्ट्रा पर्सन को काम के लिए नहीं रखा जाता, फार्मिंग करने के लिए नहीं रखा जाता। हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, और इरिगेशन के लिए वो डिपेंड करते हैं मानसून पे, यानी कि हम लोगों की जो क्रॉप्स हैं उन्हें कैसे इरिगेट करेंगे हम, जब मानसून आएगा, यानी कि रेनफॉल जब आएगी उस पे हम लोग डिपेंड करते हैं। रेनफॉल के ही वाटर के थ्रू, यानी रेन वाटर जो है उसी के थ्रू क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है, तो मानसून पे हाईली डिपेंडेंट रहते हैं। यूजेस प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हो का यूज किया जाता है टिलिंग के लिए, फार्म को टिल करने के लिए, फार्म की टिलिंग के लिए, खेत जोतने के लिए हम लोग हो का यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी इज लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों के पास छोटी सी लैंड है, हम कम लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, जैसे HYV सीड्स जो है उनके थ्रू हम लोग कम लैंड पे भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने टाइम में जैसे फार्मिंग की जाती थी उस टाइप से फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारी लेबर ज्यादा लग रही है, मेहनत ज्यादा लग रही है और प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम आ रही है, यानी कि उतने ज्यादा हम सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के हमें सब टाइप्स देखने को मिलते हैं। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में और भी सब टाइप्स देखने को मिलते हैं हमें, जिनमें से एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, बर्न वेजिटेशन एंड ग्रो क्रॉप्स। अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक एरिया को, एक छोटे से एरिया को क्लियर करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइबल पीपल भी करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो जंगल के एक इलाके को, छोटे से एरिया को क्लियर कर देती हैं, पेड़ काट देते हैं और बचे कुछ जो रिमेन्स होते हैं उनमें आग लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो पहले क्लियर कर रहे हैं लैंड को, ऐसी फार्मर्स जो है वो क्लियर करते हैं लैंड को, उसके बाद जो बचे कुछ जो रिमेन्स है, जो वेजिटेशन है, उसे बर्न कर दिया जाता है और उसके बाद क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, क्योंकि अब वो जो ऐश होती है, वो जो राख होती है, जो हमने आग लगा दी है उस एरिया में, उस एरिया को हमने बर्न कर दिया है, तो उससे जो ऐश प्रोड्यूस हुई है उसमें पोटैश कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छे से कल्टीवेट हो पाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एरिया को क्लियर कर रहे हैं, फिर उसमें जो रिमेन्स है उन्हें बर्न कर दे रहे हैं और उसके बाद हम वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। आफ्टर सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस,
दे शिफ्ट टू अ न्यू एरिया, और जैसे ही उस एरिया की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है तो उस एरिया को हम छोड़ के नेक्स्ट दूसरे एरिया में चले जाते हैं, वहां के ट्रीज को क्लियर करते हैं, वहां पे उन एरियाज को बर्न करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं। और जैसे जैसे हम मूव करके डिफरेंट एरिया से होते होते जब तक हम इस पहले वाले एरिया में आएंगे, फर्स्ट एरिया में आएंगे, तब तक वो जो एरिया है वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर चुका होता है। तो ऐसे जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो नए एरिया पे मूव कर जाते हैं ये फार्मर्स, और इसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, स्लैश वर्ड उसके लिए यूज किया गया है, ट्रीज को कट करने के लिए, और उसके बाद ट्रीज को कट करने के बाद हम उन रिमेन्स में आग लगा दे रहे हैं, बर्न कर दे रहे हैं उन रिमेन्स को, तो इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अब इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट एरियाज में। जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं और झूमिंग कहते हैं, बेवार और ढाइया इसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, और पोदू पेंदू ये कहते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ये डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं इस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका मेन नाम है, इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, उसके बाद हम उस एरियाज में उन रिमेन्स में आग लगा दे रहे हैं, उन्हें बर्न कर दे रहे हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देन नोमैटिक हर्डिंग, अब ये हम यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो नोमैटिक हर्डिंग है वो भी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के ही अंडर में आती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले के टाइम में लोग सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नोमैटिक हर्डिंग भी किया करते थे, यानी कि एनिमल्स की रियरिंग किया करते थे, एनिमल्स को पाला करते थे, और उन हर्ड्स के साथ, यानी कि वो जो उनके लाइफ स्टॉक होते थे, जो कैटल्स होते थे, उनके साथ जो लोग हैं वो माइग्रेट किया करते थे। नोमैटिक का मतलब ही ये है, नोमैटिक वर्ड का मतलब है कि हम एक जगह पे नहीं रुक रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं। तो अपने हर्ड्स को लेकर के जो हर्डर्स हुआ करते थे वो मूव करते रहते थे, डिफरेंट पैस्चर लैंड्स में जाया करते थे, ग्रेजिंग लैंड्स में ले जाया करते थे अपने कैटल्स को, जिससे कि उन्हें फूड मिल सके, उन कैटल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके, और उसके बाद उन कैटल्स के थ्रू जो उन्हें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो इन हर्डर्स को मिला करते थे, उनको सेल करके ये अपना सर्वाइवल किया करते थे। तो नोमैटिक हर्डिंग देखने को मिलती है, और सबसिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिल रही है हमें। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग ये दो सब टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जहाँ पे हम लो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मॉनसून पे डिपेंड है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे हैं, प्रिमिटिव वे में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम लोग HYV सीड्स या दूसरे जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं। देन इसके कुछ सब टाइप्स हमने देखे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये नोमैटिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से डिफरेंट एरियाज में जाना जाता है। जैसे झूम कल्टीवेशन, ये सबसे ज्यादा फेमस नाम है इसका, जो नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। अब सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर, यानी कि हम लोग यहाँ भी सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन सरप्लस अमाउंट में कर रहे हैं, जिससे कि जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हम सेल कर सकें मार्केट में और अर्न कर सकें। तो फार्मिंग ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर, हम लोग बहुत ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स ही हैं, छोटी छोटी फील्ड्स हैं, बड़े फार्म्स नहीं हैं, तो स्मॉल लैंड्स पर ही हम फार्मिंग कर रहे हैं और सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग अर्न भी कर रहे हैं। सरप्लस अमाउंट जो है उसे सेल करके हम अर्न कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए तो ये फार्मिंग कर ही रहे हैं, जितना अमाउंट हमें चाहिए हम अपने पास रख ले रहे हैं अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, और बाकी का जो अमाउंट है वो सेल कर दे रहे हैं मार्केट में। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, अब इस लैंड पर, ये जो छोटी सी लैंड होती है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, किस चीज का, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें सबके लिए फूड जो है वो अवेलेबल करवाना है, हमें सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है वहां पे हमें स्मॉल लैंड से ही बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कल्टीवेशन करना है, सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन करना है, जिससे कि हमारी कंट्री की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम प्रोड्यूस कर सकें और सभी का पेट भर सकें, सभी के लिए फूड रिक्वायरमेंट जो है उन्हें फुलफिल कर सके, सभी की फूड रिक्वायरमेंट को। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल एरियाज। अब ऑब्जेक्टिव यानी एम क्या है हमारा, कि हमें छोटे छोटे एरिया से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना है। स्मॉल लैंड एरिया से जितना प्रोडक्शन हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन हमें करना है, यानी सरप्लस अमाउंट में हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है।
मेनली प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स, और मेनली हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिससे कि लोग सर्वाइव कर सकें। लोगों के जो बेसिक नीड है उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग फूड ग्रेन्स जो है, जो लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए हम फूड ग्रेन्स ज्यादा से ज्यादा कल्टिवेट करते हैं। फूड ग्रेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। देन थर्ड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग डन फॉर सेलिंग क्रॉप्स इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। अब कमर्शियल फार्मिंग में हम कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यानी वो सारे क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं जिन्हें हम सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। हम अपने कंजम्पशन के लिए कोई भी यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्केट में इन्हें सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। इन्हें हम अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं कर रहे हैं। यूजेस मॉडर्न टेक्निक्स, यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है स्मॉल एरियाज में से, तो यहाँ भी हमने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे हम एक तरह से ज्यादा प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम अमाउंट में हम प्रोडक्शन कर सकें स्मॉल एरिया से। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हमें क्या करना है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना है। ये जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें भी हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। फार्म्स आर लार्ज, और यहाँ पे फार्म्स का जो साइज है वो बड़ा होता है, यानी बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उन पे कल्टीवेशन किया जाता है। अब इसका एक सब टाइप भी है प्लांटेशन फार्मिंग, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग दैट यूजेस लार्ज एस्टेट्स। अब प्लांटेशन फार्मिंग भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग ही है, जिसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े जो एस्टेट्स हैं, यानी बड़े बड़े जो फार्म्स हैं, उन पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, यानी लैंड एरिया बहुत ज्यादा वास्ट होता है। प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, और जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चरल आउटकम निकल रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं, उनको हम फार्म्स पे ही प्रोसेसिंग करके खत्म कर दे रहे हैं, यानी उन्हें उनकी प्रोसेसिंग कर दे रहे हैं और फाइनल गुड्स हम फार्म पे ही बना के तैयार कर ले रहे हैं। यानी कि फार्म्स पे मशीन्स भी अवेलेबल हैं, हम फार्म से रॉ मटेरियल्स जो है, जो भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें ले रहे हैं और उनकी प्रोसेसिंग करके सीधा मार्केट में हम उन्हें सेल कर रहे हैं। मेन प्लांटेशन क्रॉप्स, अब मेनली हम कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स देखते हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना, इनकी मेनली हमें प्लांटेशन देखने को मिलती है, प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं। ये सारी हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े एरियाज में कल्टीवेट करते हैं। फाउंड मेनली इन असम, केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। अब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्लांटेशन फार्मिंग देखने को मिलती है। असम में तो चाय के बागान है, यानी कि टी प्लांटेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं असम में। और ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब असम में डिफरेंट एरियाज से लोगों को कैप्चर करके ले जाया जा रहा था इन टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए। कौन ले जा रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग हमने देखी। सबसे पहले थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके हमने सब टाइप्स देखे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे का यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने टाइम पे जैसे फार्मिंग की जाती थी उन सब मेथड्स का यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे थे प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग में। वहां पे सिर्फ हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए जितने अमाउंट में हमें क्रॉप्स चाहिए उतने ही अमाउंट में हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर पा रहे थे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। उसके हमने सब टाइप्स भी देखे, जैसे स्लैश एंड बर्न, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग हमने देखी। फिर सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग हमने देखी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं स्मॉल लैंड एरियाज से ही। और कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम कैश क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। और कमर्शियल फार्मिंग का एक सब टाइप हमने देखा, प्लांटेशन फार्मिंग। मेन प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं वो हमने डिस्कस करी, और कहाँ पे पाई जाती हैं वो स्टेट्स हमने डिस्कस करे आज के वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न यानी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिफरेंट सीजन में। अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है। अब डिफरेंट टाइप का हमारे पास क्लाइमेट होता है, डिफरेंट वेदर्स होते हैं, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, मॉनसून सीजन होता है। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स को सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब इंडिया में किस टाइप के डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया में मेनली
थ्री मेन हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, जिनमें से पहला है खारिफ, दूसरा राबी एंड थर्ड वन इज ज़ैद सीजन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं डिफरेंट सीजन में। खारिफ क्रॉप्स की बात करें तो खारिफ क्रॉप्स को सो किया जाता है जून से जुलाई के टाइम पे, यानी जब मॉनसून स्टार्ट हो रहा होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, तब हम लोग ये खारिफ क्रॉप्स जो है उन्हें सो करते हैं। और इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी फसल की कटाई कब करी जाती है, फसल को कब काटा जाता है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। इस टाइम पे इन फसलों को काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है खारिफ क्रॉप्स को? रिक्वायर वार्म वेदर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा गर्म एनवायरमेंट चाहिए होता है, गर्म वातावरण चाहिए होता है, तो इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल चाहिए होती है, यानी इन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इन क्रॉप्स को अच्छे से हमें इरिगेट करना होता है, तब जाके ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, अच्छे से कल्टीवेट कर पाती हैं। तो इसीलिए अब हमें रेनफॉल की जरूरत है, ज्यादा वाटर की जरूरत है हमें, तो हम लोग इन्हें जून से जुलाई के टाइम पे सो करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से इन क्रॉप्स को इनफ अमाउंट में वाटर मिल जाता है रेन वाटर के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स मेनली ग्रो की जाती हैं खारिफ सीजन में? राइस, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स में हमारे ज्वार, बाजरा और रागी ये आ जाते हैं। फिर कॉटन और ग्राउंडनट, ये सब क्रॉप्स जो हैं ये भी कल्टीवेट की जाती हैं। देन मेजर रीजन्स, ये खारिफ क्रॉप्स मेनली कहाँ कहाँ पे ग्रो की जाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल रीजन यानी जो हमारा समुद्री तट वाला जो एरिया है, सी कोस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का, वहां पे, साथ ही साथ सर्दर्न स्टेट्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश इन एरियाज में होती है। मानसून विंड्स जहां से आती हैं, हमारे सर्दर्न एरियाज से आती हैं पास होके, तो ज्यादातर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वो जो हिली एरियाज हैं, वो क्या करते हैं, इन विंड्स को ब्लॉक कर लेते हैं, और ये जो विंड्स हैं अब क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है एक एरिया में है, तो वहीं पे कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस होता है और रेनफॉल होने लगती है। तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से स्पेशली सर्दर्न रीजन में हमारे ज्यादातर रेनफॉल देखने को मिलती है हमें स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल प्लेंटी अमाउंट में हमें देखने को मिलेगी, और इसीलिए हम जून से जुलाई वाले एरिया में, इन एरियाज, जून से जुलाई वाले टाइम पे इन एरियाज में हम खारिफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। देन आते हैं रबी क्रॉप्स। इन्हें सो किया जाता है विंटर सीजन में। विंटर में कब? अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड पे इन्हें ग्रो किया जाता है। अक्टूबर, यहाँ पे हम लोगों ने हार्वेस्ट कर ली खारिफ क्रॉप्स, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें सो किया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? रबी क्रॉप्स की जो फसल है उन्हें कब काटा जाता है? समर सीजन में, अप्रैल से जून के टाइम पे। अप्रैल से जून के टाइम पे हम इन रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देन कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? हम यहाँ पे देख रहे हैं विंटर टाइम जो है, विंटर सीजन जो है, वहां पे हम रबी क्रॉप्स को सो कर रहे हैं विंटर सीजन में, तो हमें कूल विंटर क्लाइमेट चाहिए होता है। रबी क्रॉप्स कूल एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर पाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें विंटर में सो करते हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, ये वो क्रॉप्स हैं जो हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन में, और इन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। मेजर रीजन्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ये जो क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स, उन्हें ग्रो किया जाता है, उन्हें कल्टीवेट किया जाता है। देन थर्ड वन इज ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है? बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, मार्च से जून के टाइम पे। मार्च में इन्हें सो किया जाता है और जून तक इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जून तक हार्वेस्ट कर लेते हैं ज़ैद क्रॉप्स को। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? रिलेटिवली हमें ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए हम इन्हें समर सीजन के टाइम पे, हम देख रहे हैं मार्च से हमारा समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो मार्च में हम इन्हें सो करते हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और जून में हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जून में हम लोग खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अक्टूबर में खरीफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अक्टूबर में फिर हम रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें सो करते हैं। तो इस टाइप से पूरी साइकिल चली आती है इन डिफरेंट क्रॉप्स की, डिफरेंट सीजन में इन्हें ग्रो किया जाता है। मेजर कौन सी क्रॉप्स हैं? ज़ैद क्रॉप्स में कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं? वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स एनिमल्स के लिए हम ग्रो करते हैं, वो सब ज़ैद क्रॉप्स के कैटेगरी में आती हैं। अब ये वाटरमेलन, मस्कमेलन हमें ज्यादातर समर सीजन में ही देखने को मिलते हैं, ये समर सीजन के ही फ्रूट्स हैं। तो हमें क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि हम इन्हें समर सीजन में ही सो कर रहे हैं और हार्वेस्ट भी कर ले रहे हैं समर सीजन खत्म होने से पहले।
तो इसलिए हमें समर सीजन में ज्यादातर ये जो क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ये फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न क्यों होता है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न क्यों है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स क्यों है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अगर अलग अलग उन्हें फैसिलिटीज चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, डिफरेंट सॉइल चाहिए होती है। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल है, तो हम इन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट सीजन में ग्रो करते हैं। जो क्रॉप जिस सीजन में इजीली और सबसे अच्छे से ग्रो कर सकती है, हम उस क्रॉप को उसी सीजन में उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसे ग्रो करते हैं। तो हमने पहली क्रॉप देखी खारिफ क्रॉप्स। पहले हमारे खारिफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें हम सो करते हैं जून से जुलाई के टाइम पे, मानसून स्टार्ट होने के टाइम पे, और उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर तक। जब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तब तक हम विंटर सीजन के स्टार्ट होने तक इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स जो है उन्हें विंटर में सो किया जाता है, अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट करा जाता है खारिफ क्रॉप्स को, और अक्टूबर में रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से दिसंबर तक हम इन्हें सो कर देते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, समर सीजन में अप्रैल से जून के टाइम पे। और हम यहाँ पे ज़ैद जो क्रॉप्स हैं हमारी उन्हें हम ग्रो करते हैं रबी और खरीफ के बीच में, यानी मार्च से जून के बीच में। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स देखी, हमने देखा कि ये डिफरेंट सीजन में हम इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। हमने 3 कैटेगरीज में पूरे क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉपिंग सीजन्स को डिवाइड कर रखा है इंडिया में। ये सब हमने आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज मेजर क्रॉप्स। अब इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं ये तो हमने देखा था। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, डिफरेंट सीजन्स में कल्टीवेट की जाती हैं। कौन से 3 मेन सीजन्स हैं हमारे, खारिफ, रबी और ज़ैद। ये हमारे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। हमारे खारिफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं और ज़ैद क्रॉप्स होती हैं जो डिफरेंट सीजन्स में कल्टीवेट की जाती हैं। अब हम उन क्रॉप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, कुछ क्रॉप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। India grows a variety of crops due to diversity in climate, soil and relief. अब इंडिया जो है, इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं इंडिया में। हम लोग डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट के ही तो बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है खारिफ, रबी और ज़ैद क्रॉप्स में। और साथ ही साथ सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की सॉइल में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं। अलग अलग सॉइल की अपनी क्वालिटी होती है और अलग अलग सॉइल बेस्ट होती है। अलग अलग टाइप से अलग अलग सॉइल जो है वो बेनिफिशियल रहती है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। और रिलीफ फीचर्स हमारे अलग अलग हैं, यानी कि जो हमारे कहीं पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे माउंटेन्स। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप से हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ कैसा है, रिलीफ फीचर्स और सॉइल कैसी है। मेजर क्रॉप्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब ये जो मेजर क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप्स हमारे यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, फूड है जो हमारा। और कैश क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जिनसे हम कैश अर्न करते हैं, अर्निंग करते हैं, जो हम अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं कर रहे, हम सेल करने के लिए प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो कहलाए जाएंगे कैश क्रॉप्स। तो सबसे पहले हमारे फूड क्रॉप्स में भी हम सबसे पहले देखेंगे राइस। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए, ज्यादातर इंडियंस के लिए राइस एक स्टेपल फूड है, यानी जो हमारी डाइट में नॉर्मली होता ही होता है। मेनली हम सब ज्यादातर अपनी डाइट में राइस जो है उसे इंक्लूड करते हैं। तो राइस हमारे यहाँ का इंडियंस के लिए एक स्टेपल फूड है। ग्रोज इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे ज्यादा ही टेम्परेचर होना चाहिए, तब राइस जो है वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं हम। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए एयर में, और हैवी रेनफॉल हमें चाहिए होती है। अराउंड 100 सेंटीमीटर प्लस हमें रेनफॉल चाहिए होती है, क्योंकि राइस जो है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में आते हैं। यहाँ पे हमें राइस को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। नीड्स एलुवियल सॉइल, अब लोमी सॉइल चाहिए होती है हमें, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है, जहाँ पे जो सॉइल अच्छे से होल्ड कर सके मॉइस्चर को, जो वाटर को होल्ड कर सके, ऐसी सॉइल हमें चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए होती है। तो एलुवियल सॉइल बेस्ट रहती है राइस के लिए। बाकी हम दूसरी सॉइल में भी कल्टीवेट कर सकते हैं राइस को, अगर उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो। अब लीडिंग स्टेट्स,
किस किस स्टेट में, कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादातर हमें राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा खेती देखने को मिलती है राइस की, चावल की खेती की जाती है, यानी राइस को कल्टीवेट किया जाता है। देन सेकंड क्रॉप है हमारी वीट, फूड क्रॉप है हमारी सेकंड फूड क्रॉप वीट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये। सबसे पहले हमने देखी राइस और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप है हमारे लिए वो है वीट यानी गेहूं। ग्रोज इन कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। अब ये कूल क्लाइमेट में ग्रो करती है, यानी ये रबी क्रॉप है। इसे हम कूल वेदर में सो करते हैं। जब कूल वेदर होता है, जो विंटर सीजन होता है, तब हम इसे सो करते हैं। तो वीट हमारे लिए क्या है? रबी क्रॉप। तो हम इन्हें कूल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं वीट को, और ये मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है इसे, यानी ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती, इनफ रेनफॉल होती है। अगर मॉडरेट यानी मीडियम लेवल में भी रेनफॉल हो रही है, अराउंड 70 सेंटीमीटर तक की अगर रेनफॉल हो रही है, तो वो इनफ है वीट कल्टीवेशन के लिए। रिक्वायर्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल। अब वीट को भी कल्टीवेट करने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रहेगी? फर्टाइल एलुवियल सॉइल। जो नई नई सॉइल बनती है जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सॉइल बेस्ट रहती है वीट कल्टीवेशन के लिए। अब लीडिंग स्टेट्स, वीट को कौन से स्टेट सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते हैं? वीट के स्टेट में कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये हमें नॉर्दर्न स्टेट्स ही देखने को मिल रहे हैं मेनली, और नॉर्दर्न स्टेट्स में ही ज्यादातर वीट जो है उसका हम यूज करते हैं, और वहीं पे हम लोग ज्यादातर कल्टीवेट करते हैं वीट को। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिलेट्स। मिलेट्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन हमारे मिलेट्स होती हैं। कोर्स ग्रेन्स बट न्यूट्रिशियस। कोर्स ग्रेन होता है मिलेट्स जो है, यानी ज्वार, बाजरा, रागी, सभी के जो ग्रेन्स हैं, जो दाने होते हैं अनाज के, वो क्या होते हैं? कोर्स होते हैं, यानी थोड़े हार्डर होते हैं, थोड़े रफ होते हैं दूसरे ग्रेन्स के कंपैरिजन में। तो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, साथ ही साथ उनमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है। भले ही कोर्स ग्रेन है, हार्डर ग्रेन्स हैं और रफ ग्रेन्स हैं, बट इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ग्रोन इन ड्राई लो रेनफॉल एरियाज, और ड्राई एरियाज में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है। लो रेनफॉल वाले जो एरियाज हैं, जहां पे उतनी रेनफॉल नहीं होती, उन एरियाज में भी हम इन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं। अब किन किन स्टेट्स में ये ग्रो की जाती है मिलेट्स? तो ज्वार ग्रो की जाती है मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बाजरा ग्रो की जाती है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में। रागी कल्टीवेट की जाती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो अभी हमने क्या देखा अभी तक कि फूड क्रॉप्स जो हैं, हमने जैसे मेजर हमारी क्रॉप्स जो है हमने फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में डिवाइड कर दिया है। फूड क्रॉप्स में राइस हमारे स्टेपल फूड है, और राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए सॉइल की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हमने देखी फूड क्रॉप वीट, और उसके बाद मिलेट्स। मिलेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हमने डिस्कस किया। देन हमारी फोर्थ टाइप ऑफ मेजर क्रॉप आती है मेज, यूज्ड एज फूड, फॉडर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। मेज का यूज हम फूड यानी अपने खाने के तौर पे भी करते हैं, फॉडर यानी एनिमल्स के लिए भी करते हैं। एनिमल्स के खाने पीने के लिए जो फॉडर होता है उसके तरह भी हम मेज का यूज करते हैं, और मेज का यूज इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। तो डिफरेंट टाइप से हम मेज का यूज करते हैं, हम फूड, फॉडर और रॉ मटेरियल के तौर पे मेज का यूज करते हैं। रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना कूल ना वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल भी मॉडरेट लेवल की चाहिए होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती, 50 to 70 सेंटीमीटर इनफ होती है। ग्रोन इन खारिफ सीजन, ऑल्सो रबी इन सम स्टेट्स। खारिफ सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, यानी मेनली इसे ग्रो किया जाता है, मेज को ग्रो किया जाता है जून से जुलाई के टाइम पे, बट कभी कभार होता है किसी किसी स्टेट में हम इसे रबी क्रॉप के तौर पे भी ग्रो करते हैं, यानी विंटर सीजन में भी ग्रो किया जाता है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मेज का कल्टीवेशन देखने को मिलता है वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। इन स्टेट्स में हमें सबसे ज्यादा मेज का कल्टीवेशन देखने को मिलता है, मेज को सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। देन पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, इंक्लूड्स अरहर और तूर दाल, मूंग, मसूर, उड़द, ग्राम, ये वो सारी दालें हैं, वो सारी पल्सेस हैं जिनके नाम हमने सुने ही हैं अपने डेली वे लाइफ में। ग्रो इन ड्राई लैंड्स, नीड लेस मॉइस्चर। ड्राई लैंड्स में यानी कि ड्राई क्लाइमेट होता है, वहां पे ये अच्छे से ग्रो करती हैं पल्सेस। साथ ही साथ लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, उतना मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होती है पल्सेस को ग्रो करवाने के लिए, पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सिंग। पल्सेस को जहाँ पे ग्रो किया जाता है तो वहां की जो सॉइल होती है उसे ये क्रॉप्स फर्टाइल कर देते हैं। ये जो क्रॉप्स है, जो पल्सेस हैं,
वो सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से इम्प्रूव कर देते हैं। वो कैसे? नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है सॉइल में उसको ये बैलेंस में ले आते हैं, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उसे मेंटेन करके रखते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है तो अगर आप पल्सेस ग्रो करोगे तो ये जो पल्सेस हैं, पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं, वो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल को प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है सॉइल में जब पाया जाएगा तो नाइट्रोजन की वजह से सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? पल्सेस की वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। देन किन स्टेट्स में पल्सेस को ग्रो किया जाता है? मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा जो हमें पल्सेस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है, पल्सेस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी ये दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे पल्सेस का कल्टीवेशन किया जाता है। देन सेकंड आती है कैश क्रॉप्स। अभी तक हम देख रहे थे फूड क्रॉप्स, वो सारी क्रॉप्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब कैश क्रॉप्स जो हमारे प्रॉफिट अर्निंग के लिए है, जिनके पीछे का जो मोटिव है, जिन क्रॉप्स को ग्रो करने के पीछे का मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। अब वो कैश क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी है? मेजर क्रॉप्स शुगर केन, मेजर कैश क्रॉप यूज फॉर शुगर एंड जैगरी। अब शुगर केन जो है इसे बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, शुगर केन की खेती यानी गन्ने की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि गन्नों से, शुगर केन से गुड़ बनता है, जैगरी बनती है, गुड़ यानी कि जैगरी मतलब गुड़, तो गुड़ बनता है यानी जैगरी बनती है, और शुगर यानी चीनी बनती है शुगर केन से। रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद 75 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब शुगर केन जो है उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ 75 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है, जो राइस को भी चाहिए होती है। राइस कल्टीवेशन के लिए भी हमें ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, और शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, वाटर की नीड होती है। लॉन्ग ग्रोइंग साइकिल 10 to 12 मंथ्स में जाके, यानी लगभग पूरा 1 साल लगता है शुगर केन को कल्टीवेट करने में, शुगर केन को ग्रो करने में 1 साल लगता है। बहुत लंबी पूरी साइकिल होती है, लंबा प्रोसेस होता है। शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए लगभग हमें 10 to 12 मंथ्स लगते हैं। किस स्टेट में ग्रो किया जाता है शुगर केन को सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा गन्नों की खेती देखने को मिलती है, यानी शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब, ये दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ऑयल सीड्स, अब दूसरी हमारी मेजर कैश क्रॉप्स है ऑयल सीड्स। includes groundnut, mustard, sunflower, सोयाबीन, सेसमे एंड कैस्टर सीड्स। अब ऑयल सीड्स ये सारे वो हमारे क्रॉप्स हैं जो हम ग्रो करते हैं, और इन सब क्रॉप्स से ही, इन सब के जो सीड होते हैं उनसे हम लोग ऑयल निकालते हैं, यानी तेल बनाते हैं। कैस्टर ऑयल सुना होगा हमने, मस्टर्ड ऑयल सुना है, तो ये ऑयल्स हम बनाते हैं इन ऑयल सीड्स की मदद से। ग्रोन इन बोथ रबी एंड खारिफ सीजन, रबी और खारिफ दोनों सीजन में इन्हें ग्रो किया जा सकता है। तो अभी तक हमने फूड क्रॉप्स देखी थी, हमने पहले 5 मेजर फूड क्रॉप्स पढ़ी थी, और राइस, मिलेट्स, और हमने व्हीट के बारे में पढ़ा था, फिर मेज, पल्सेस, ये हमने मेजर 5 हमने फूड क्रॉप्स देखी थी। और अब हम कैश क्रॉप्स पे आए हैं। कैश क्रॉप्स में हमने स्टार्ट किया, पहले शुगर केन हमने पढ़ा, देन ऑयल सीड्स हमने देखे जो रबी और खारिफ सीजन दोनों में ग्रो कर सकते हैं। नाउ ऑयल सीड्स जो है हमें रबी और खारिफ सीजन दोनों में ग्रो किया जा सकता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया जो है वो ऑयल सीड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है, ऑयल सीड्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक इंडिया है। स्टेट्स कहाँ पे ऑयल सीड्स ज्यादा कल्टीवेट की जाती हैं, ज्यादा ग्रो की जाती हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास टी यानी चाय। तो टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप यानी कि इसके लिए टी को कल्टीवेट करने के लिए हम बड़े बड़े फील्ड्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, एस्टेट्स होते हैं, वहां पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो टी जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है। रिक्वायर्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल एंड स्लोपिंग हिल्स। अब टी को कल्टीवेट करने के लिए हमें कैसे एनवायरमेंट चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए पहली बात, यानी कि वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म वेदर होना चाहिए थोड़ा, और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी थोड़ा वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, एयर में, और 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होनी चाहिए। टी को कल्टीवेट करने के लिए तो हमें और ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जितना हमें राइस और शुगर केन के लिए जितने वाटर की नीड है उसका डबल हमें टी कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है। और स्लोपिंग हिल्स पे टी को कल्टीवेट किया जाता है, यानी जो जेंटल स्लोप्स होते हैं हिल्स के, वहां पे टी को कल्टीवेट किया जाता है।
किन स्टेट्स में कल्टीवेट किया जाता है? मेनली असम में। असम में तो हमें बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं ब्रिटिश टाइम से ही। देन वेस्ट बंगाल, यहाँ भी मेनली जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहां पे। तमिलनाडु, केरला, यहाँ ये इन स्टेट्स में हमें टी की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, टी प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं। देन कॉफी, कॉफी भी हमारी बेवरेज क्रॉप है, रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसे ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है कॉफी को। अब कॉफी को हमें कल्टीवेट करना है तो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। अब इंडिया में तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट पाए जाते हैं। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में आता है, ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में आता है। ट्रॉपिकल जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वहां पे हमें कॉफी कल्टीवेशन देखने को मिलती है ज्यादातर। इंडिया इज फेमस फॉर अरेबिका वेराइटी। अब कॉफी की भी अलग अलग वेराइटी होती है, डिफरेंट टाइप की कॉफी होती है, तो उसमें भी इंडिया किस लिए फेमस है? अरेबिका के लिए। अरेबिका वेराइटी है एक कॉफी की, उसके लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में ग्रो की जाती है अरेबिका टाइप की कॉफी। ग्रोन मेनली इन कर्नाटका। कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? कर्नाटक। देन केरला और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। कॉटन, कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। अब कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लो रेनफॉल चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है। अराउंड 50 to 80 सेंटीमीटर तक की हमें रेनफॉल चाहिए होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। साथ ही साथ सॉइल हमें कौन सी चाहिए होती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो मेनली प्लेट्यू वाले एरियाज में, डेक्कन एरियाज में हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है वो अच्छे से कल्टीवेट हो जाती है। कॉटन जो है उसके लिए बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो कॉटन का कल्टीवेशन हम लोग स्पेशली ब्लैक सॉइल में करते हैं। स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट वन इज जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और जूट से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे गनी बैग्स बनाए जाते हैं और मैट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नीड्स हैवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एलुवियल सॉइल। अब जूट के कल्टीवेशन के लिए हमें हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की नीड होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है। साथ ही साथ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एयर में। देन एलुवियल सॉइल बेस्ट रहती है जूट कल्टीवेशन के लिए, यानी लोमी सॉइल अच्छी रहती है जूट के लिए। स्टेट्स कहाँ पे जूट का कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। बिहार, असम, उड़ीसा, ये वो स्टेट है जहाँ पे हमें जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेजर क्रॉप्स, तो इसमें हमने देखा मेजर क्रॉप्स को हमने इंडिया में मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक है फूड क्रॉप जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं और दूसरे हैं कैश क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के पीछे का मोटिव है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। तो फूड क्रॉप्स में हमने 5 मेजर फूड क्रॉप्स देखी। हमने राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज देखे, पल्सेस देखे, और हमने कैश क्रॉप्स में भी 6 टाइप की मेजर कैश क्रॉप्स देखी। शुगर केन, ऑयल सीड्स, फिर टी देखी, कॉफी देखी, ये दोनों तो हमारी बेवरेज क्रॉप्स भी हैं। देन हमने कॉटन और जूट, ये हमने 6 टाइप ऑफ कैश क्रॉप्स देखी जिन्हें हम मेनली ग्रो करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव के साथ। तो आज की वीडियो में हमने इंडिया की मेजर क्रॉप्स जो है उन्हें डिस्कस किया, उनकी डिटेलिंग हमने आज की वीडियो में जानी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी अनाज, जैसे कि व्हीट, मिलेट्स, ये सब जो होते हैं उन्हें ग्रेन्स कहा जाता है। ये सब क्रॉप्स को ग्रेन्स कहा जाता है। अब इन ग्रेन्स के अलावा और कौन सी फूड क्रॉप्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो हमने पिछले वीडियो में मेजर क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप की कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स डिस्कस करी थी, इन डिटेल हमने उन्हें समझा था। वही सारी क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, इन्हें हम डिटेल में पिछले ही टॉपिक में पढ़ के आए हैं। तो एक बार रफली हम इस वीडियो में दोबारा से इनकी रिवीजन कर लेंगे। बस टॉपिक का नाम बदला है, वही सारा कंटेंट है दोबारा से। ये बस वो क्रॉप्स हैं जो ग्रेन्स के अलावा हैं। ग्रेन्स के अलावा हम कौन से क्रॉप्स को कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो ये सारी क्रॉप्स हैं। तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी हम प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए शुगर केन को कल्टीवेट करते
हैं शुगर केन से जैगरी और शुगर बनती है और ये ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं शुगर केन। इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज देखने को मिलते हैं, दोनों क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। Requires hot and humid climate, 75 to 100 centimeter rainfall and 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius temperature। अब hot और humid climate चाहिए होता है, relatively warm temperature चाहिए होता है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एयर में और साथ ही साथ 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। देन स्टेट कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। यूपी जो है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। देन ऑयल सीड्स कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सिसमे सीड्स, डिफरेंट टाइप की सीड्स हम कल्टीवेट करते हैं। प्रोवाइड्स एडिबल ऑयल्स फॉर कुकिंग एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब ऑयल सीड्स जो है इन्हें क्यों कल्टीवेट किया जाता है, क्यों ग्रो किया जाता है? क्योंकि इन ऑयल सीड्स की वजह से, जैसे कि सिसमे हो गई, मस्टर्ड ऑयल हमने सुना है, सोयाबीन ऑयल होता है, डिफरेंट टाइप का ऑयल होते हैं, तो ये एडिबल ऑयल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऑयल सीड्स। इन्हीं ऑयल सीड से, इन्हीं जो क्रॉप्स हैं उनकी सीड से हम लोग ऑयल बनाते हैं, एडिबल ऑयल्स, ऐसे ऑयल्स जिन्हें हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ऑयल्स भी बनते हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन दूसरे काम के लिए, दूसरे कामों के लिए हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि एज अ रॉ मटेरियल हम उन्हें यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सोप्स बनवाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं इन ऑयल्स का। ग्रोन इन बोथ खारिफ और रबी सीजन, खारिफ और रबी सीजन दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं ऑयल सीड्स। देन स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन स्टेट में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है ऑयल सीड्स को। टी, अ मेजर बेवरेज क्रॉप, चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हमारी बेवरेज क्रॉप है, यानी कि बेवरेज जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम खाते नहीं हैं, जिसे हम पीते हैं। तो टी क्या है? हमारी बेवरेज क्रॉप है। टी हमारी बेवरेज क्रॉप है। ज्यादातर हम लोग टी को इंडिया में देखते हैं, इंडिया में तो बहुत फेमस है, चाहे हर कोई पीता है। तो ये जो टी है ये बेवरेज क्रॉप है और मेजर बेवरेज क्रॉप है स्पेशली इंडिया की। और साथ ही साथ हम टी जो है उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं हम टी को। रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर प्लस तक की रेनफॉल होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है। टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। साथ ही साथ टी जो है उसके हमें प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी फील्ड्स देखने को मिलती हैं, तो ये प्लांटेशन क्रॉप है टी। देन स्टेट्स, असम में तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हमें प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में स्पेशली दार्जिलिंग में, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे हमें टी प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं। देन कॉफी भी एक और हमारी दूसरी बेवरेज क्रॉप है, यानी जिसे हम पीते हैं, खाते नहीं हैं। इंडिया इज नोन फॉर अरेबिका वेराइटी। अब इंडिया जो है उसमें अरेबिका कॉफी ग्रो की जाती है, कॉफी की डिफरेंट वेराइटीज हैं जिनमें से एक है अरेबिका, और अरेबिका वेराइटी के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है। अरेबिका थोड़ी माइल्ड होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया। रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वार्म टेम्परेचर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कॉफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं हम, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलता ही है हमें। देन वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर में कॉफी जो है वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाती है, कल्टीवेट यानी ग्रो कर पाती है। स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे हमें कॉफी प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं। कॉफी का कल्टीवेशन हमें ज्यादातर इन स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो वो फूड क्रॉप्स जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो फूड क्रॉप्स ग्रेन्स में नहीं आती हैं, यानी अनाज नहीं है, दूसरे फूड क्रॉप्स जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आती है। उनमें से पहले हमने देखी शुगर केन, दूसरी ऑयल सीड्स जिसका हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए भी, और हम कुछ ऑयल्स का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में भी एज अ रॉ मटेरियल। देन टी और कॉफी दो हमारी बेवरेज क्रॉप्स हैं, इन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं और ये ग्रेन्स की कैटेगरी में भी नहीं आती हैं। तो ये सब हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, टॉपिक 3 में हमने पढ़ा था, मेजर क्रॉप्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, और रफली आज हमने दोबारा से इन क्रॉप्स को रिवाइज कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे,
दैट इज नॉन फूड क्रॉप्स। अब हम कुछ ऐसे क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, ऐसे क्रॉप्स के बारे में इन डिटेल हम जानेंगे जिन क्रॉप्स को हम खा नहीं सकते, जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे क्रॉप्स के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमने कॉटन और जूट को टॉपिक 3 में, यानी जो हमारा मेजर क्रॉप्स ये जो टॉपिक था उसके अंडर में हमने इन दोनों क्रॉप्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। इन्हें हम आज रफली देखेंगे और साथ ही साथ हम एक नई क्रॉप के बारे में जानेंगे, दैट इज रबर। इसके बारे में हम इन डिटेल आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, जिन्हें हम फूड के तौर पे यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नॉन फूड क्रॉप्स कहलाई जाती हैं। देन कॉटन, कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, और कॉटन की भी प्लांटेशन फील्ड्स होती हैं, यानी बड़े बड़े फील्ड्स में, बड़े बड़े फार्म्स में कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। और ब्रिटिश टाइम पीरियड से हम देखते आ रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था इंडिया पे, तब से हम लोग देख रहे हैं कॉटन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ब्रिटिशर्स भी ज्यादातर कॉटन जो है उसे लेकर के जाते थे ब्रिटेन में, और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, टेक्सटाइल्स बनने के बाद जो फिनिश्ड गुड्स होते थे, जो फिनिश्ड टेक्सटाइल्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिशर्स इंडियन मार्केट में लाके सेल किया करते थे। तो ये जो कॉटन है उसे हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम इसे गोल्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हमें कॉटन कल्टीवेशन के लिए, साथ ही साथ लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, 50 to 80 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हमें चाहिए होती है। ब्लैक सॉइल बेस्ट रहती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। स्टेट्स कहाँ कहाँ पे कॉटन कल्टीवेट की जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। देन जूट, जूट जो है उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और जूट के लिए कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए होती है? जूट कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए एयर में। देन हाई रेनफॉल की हमें नीड होती है, मोर देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हमें रेनफॉल चाहिए होती है जूट कल्टीवेशन के लिए। और एलुवियल सॉइल बेस्ट रहेगी अगर हमें जूट कल्टीवेट करना है, अच्छे से हमें अगर जूट का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए एलुवियल सॉइल बेस्ट रहेगी। कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे कल्टीवेशन होता है जूट का? वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। और बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ भी इन स्टेट्स में भी जो जूट है उसे कल्टीवेट किया जाता है। रबर, अब रबर जो है इट इज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप यूज्ड फॉर टायर्स, फुटवेयर्स एक्सेट्रा। अब रबर जो है इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, टायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, फुटवेयर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता है। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, जैसे जूट को चाहिए होता है क्लाइमेट वैसे ही रबर को भी चाहिए होता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर चाहिए होता है हमें रबर कल्टीवेशन के लिए। और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर प्लस तक की चाहिए होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें वाटर चाहिए होता है रबर कल्टीवेशन के लिए। ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत अच्छे से रबर जो है वो ग्रो करती है। रबर जो है वो क्रॉप्स जो है, रबर क्रॉप्स वो अच्छे से ग्रो कर पाती है ट्रॉपिकल रीजन में बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। स्टेट्स, केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, केरला से सबसे ज्यादा जो रबर है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है केरला में। तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ भी हमें रबर कल्टीवेशन देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने 3 मेन अपनी क्रॉप्स देखी, नॉन फूड क्रॉप्स देखी जिन्हें हम खा नहीं सकते। कॉटन जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जूट जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और रबर जिसका हम एज अ रॉ मटेरियल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में जिसे यूज करते हैं। तो रबर हमने आज नई क्रॉप देखी, बाकी कॉटन और जूट को तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये नॉन फूड क्रॉप्स इन डिटेल आपको समझ में आई है, इनके लिए कैसे कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब आपको क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आई। काफी सारे चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, काफी सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाए। वो सब हम आज के वीडियो में जानेंगे और देखेंगे टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ कैसे फार्मर्स के लिए और ज्यादा इजी हो गया अपना काम करना। तो वो सब हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। To improve agricultural productivity and reduce poverty among farmers, the government has introduced various technological and institutional reforms. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी थी, ज्यादा से ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाहिए था। तो अब स्मॉल लैंड से पहले जितना प्रोड्यूस हम नहीं कर पाते थे, उससे कहीं ज्यादा अब हम स्मॉल एरिया से, स्मॉल फील्ड से कल्टिवेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, HYV सीड्स आए हैं, हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं सीड्स में, काफी सारे चेंजेस लाए हैं, फर्टिलाइजर बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, जिनकी वजह से हम स्मॉल फील्ड में से ही, स्मॉल फार्म्स में से ही काफी ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर लेते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में हम कर लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है जब से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाती है, कुछ लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है जिससे फार्मर्स को बचाया जा सके पॉवर्टी जैसी सिचुएशन से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आती है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाती है जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, साथ ही साथ फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारा जा सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी जो गवर्नमेंट लेके आई है मेन रिफॉर्म्स, लॉज एंड पॉलिसीज के तौर पे वो रिफॉर्म्स। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ब्रिटिश टाइम पे जमींदार जो थे उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर का वो यूज किया करते थे और सब्जेक्ट्स जो होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे जमींदार। जमींदार से एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, इन फार्मर्स से टैक्सेस कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। तो जमींदार एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम कर रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल पे जमींदार अपना रोल प्ले कर रहे थे। ब्रिटिशर्स और जो फार्मर्स हैं उनके बीच का लिंक बन चुके थे जमींदार। साथ ही साथ जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे। जमींदार के पास तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, बड़ी बड़ी फील्ड्स हुआ करती थी और उस पे वो फार्मर्स से काम करवाया करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे, उन्हें वेजेस सही से नहीं दिया करते थे। तो जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे हमारे फार्मर्स को। तो जमींदारी सिस्टम जो है उसे खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ही। और इसके पीछे का एम क्या था? एम वाज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड गिव लैंड टू एक्चुअल टिलर्स। अब जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, लेकिन जितना भी वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, लेकिन उसके बाद भी, उस एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी, उनके बिहेवियर के बाद भी, फार्मर्स जो है उनको इतनी मेहनत करवाने के बाद भी इतना अमाउंट में उन्हें इतना पे नहीं किया जा रहा था। और यहाँ सारा जो अमाउंट था, सारे जो बेनिफिट था, वो किसे मिल रहा था? जमींदार को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का एम था कि हम लोग ये जो इनइक्वालिटी हो रही है, फार्मर्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे खत्म करेंगे। साथ ही साथ जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं जमीन पे, जो असल में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, यानी जो फार्मर्स हैं, जो असल में फार्मिंग कर रहे हैं, जो असल में मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक्स्ट्रा लैंड तो आएगी नहीं, तो वो लैंड किससे ली गई? जमींदार से। जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, तो जमींदार से वो लैंड छुड़वा करके छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई वो लैंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, जिससे कि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। साथ ही साथ जो एक्चुअल टिलर्स हैं, जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उस जमीन पे, उन लोगों को जमीन डिस्ट्रीब्यूट करी, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट ने। कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्मॉल फार्मर्स शेयर रिसोर्सेज एंड मशीन्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अब सभी फार्मर्स क्या करते हैं? अब स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि हर एक फार्मर अपने लिए सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अफोर्ड कर पाए। तो ये फार्मर्स क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने रिसोर्सेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। जैसे ट्रैक्टर एक फार्मर के पास है तो उसी ट्रैक्टर का यूज कर लेंगे सभी दूसरे फार्मर्स, और बाकी जो दूसरे रिसोर्सेज है उनका भी ऐसे यूज कर लिया जाता है, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ही अपने रिसोर्सेज को। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP. Government announces MSP to assure farmers
मिनिमम इनकम इवन इफ मार्केट प्राइसेस फॉल। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा नीचे जो प्राइसेस है वो नहीं गिर सकते। अगर आप फार्मर से कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप फार्मर से खरीद रहे हो, उसके लिए आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते। यानी कि फार्मर्स को सही दाम मिले, उनके सभी फसलों के सही दाम मिले फार्मर्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम कोई भी इंसान फार्मर्स को पे नहीं कर सकता है। ये क्यों किया गया है? जिससे कि फार्मर्स जो है उन्हें पॉवर्टी से बचाया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। तो ये एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि इतना अमाउंट तो आपको पे करना ही है फार्मर्स को अगर आप उनसे कुछ सामान खरीदते हो तो। Public distribution system, गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम थ्रू राशन शॉप्स। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद लेती है। तो अब जब गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद रही है तो फार्मर्स को क्या हो रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, फार्मर्स को गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो वहां पे फार्मर्स का भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है? वो फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है राशन शॉप्स में। यानी कि राशन शॉप से अब हमें पता है जो पुअर पीपल होते हैं, हमारे जो लो सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, जो अपने लिए खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए राशन शॉप्स बनाई गई हैं जहाँ पे उनके लिए फूड अवेलेबल है। उन पुअर पीपल में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उन लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है राशन शॉप्स के थ्रू। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? फार्मर्स को भी बेनिफिट दे रही है, फार्मर्स से फूड खरीद करके गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसे दे रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है? राशन शॉप्स पे, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी हमारे लोग हैं सोसाइटी के, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों में फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है थ्रू राशन शॉप्स। सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। अब फार्मर्स को ये सब्सिडीज मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर्स को जिन भी गुड्स की जरूरत है, जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज की, और जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की जिसकी जरूरत होती है फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए, तो उन सब प्रोडक्ट्स पे, उन सब गुड्स पे कम चार्ज करती है गवर्नमेंट फार्मर्स से। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, यानी फार्मर्स को ज्यादा पे नहीं करना पड़ता इन सभी प्रोडक्ट्स पे। इन सभी की कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली लो रहती है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को यहाँ सब्सिडी मिल रही है। फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है लो कॉस्ट की वजह से, क्योंकि अब उनका उतना खर्चा नहीं आएगा फार्मिंग में, तो उनके वो पैसे भी, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो भी उनके सेव हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं? पहले लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने देखी, जो फार्मर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फार्मिंग करने लगे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद के और उसके बाद राशन शॉप्स के थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी हमारे पीपल हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को। फिर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से आए, तो अब जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से है, कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से हमारे फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव होती गई। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s से 1970s के टाइम पे। यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV की ये फुल फॉर्म है, हाई यील्डिंग वेराइटी। तो HYV सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया। HYV सीड्स का यूज करने से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इस पूरे टाइम को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि इस टाइम पे क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में हम कल्टीवेट करने लगे थे, तो इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कहा गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया, यानी नॉर्मल सीड्स में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए। फिर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना शुरू किया। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना शुरू किया, जिससे कि जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हें मारा जा सके, वो कहीं क्रॉप्स को खराब ना कर दें। तो इन पेस्ट से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का हमने यूज किया। लेड इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब इन सब मेथड्स के थ्रू, ये सब चीजें यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके, HYV सीड्स का यूज करके, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज करके हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना बढ़ा लिया था कि अब इंडिया को किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं थी। इंडिया में पहले फूड क्राइसिस चल रहा था, इंडिया को USA से फूड इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था।
तो इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली किन एरियाज में है इंडिया में, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न यूपी, इन एरियाज में हमें सबसे ज्यादा फ्लरिश होता हुआ दिखा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें इन्हीं स्टेट्स में देखने को मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से हमने इतना सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हमने इतना ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया कि अब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट थे। हम लोगों को किसी और के ऊपर, किसी और देश पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी फूड ग्रेन्स के लिए। अब हम लोग इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है सभी के लिए फूड हमारे यहाँ पे इंडिया में ही अवेलेबल था। हमारे फार्मर्स अच्छे से कल्टीवेट कर पा रहे थे इनफ अमाउंट में, और इसी को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। देन आता है व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इट इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि ये मिल्क से एसोसिएटेड है। अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और उसी को कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। अब मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, क्योंकि अब जैसे फार्मर्स जो है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे थे, यानी कि कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वैसे ही जो अब मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अब हमें डेयरी कोऑपरेटिव्स देखने को मिल रहे थे। डिफरेंट जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। जो लोग मेनली ऐसे सेल करते हैं, जो मिल्क सेल करते हैं, काउस का, बुफेलोस का जो मिल्क सेल करते हैं, वो साथ में ला करके एक इंसान के पास सारा मिल्क कलेक्ट कर दिया करते थे और बदले में उन्हें पैसे मिल जाया करते थे। जो लोग साइकिल पे जैसे कंटेनर्स में पूरा मिल्क भर के फिर घर घर तक ले जा करके अभी तक जो लोग सेल किया करते थे मिल्क को, अब वो लोग किसी एक पर्सन के पास, अपने मैनेजर के पास लाके सारा मिल्क सेल कर दिया कर रहे थे। जितने अमाउंट में वो मिल्क दे रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पे किया जा रहा था। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस टाइप से मिल्क जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था, और उसके बाद इस टाइप से डेयरी चला करती थी। तो डेयरी कोऑपरेटिव्स हमें देखने को मिले, यानी डिफरेंट पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो डेयरी चलने लगी। जैसे कि हम अमूल देखते हैं, अमूल मिल्क जो है वो भी डेयरी कोऑपरेटिव का ही एक एग्जांपल है। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, अब हम लोगों ने मॉडर्न मशीन्स का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और दोबारा से फार्मर्स की हेल्प हुई। ट्रैक्टर्स का यूज किया गया, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स का हमें पता है यूज किया जाता है फार्मिंग में, साथ ही साथ हार्वेस्टर्स फसलों की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर्स का यूज किया जाता है। थ्रेशर्स, अब हमें स्टॉक पे से, यानी कि जो स्टॉक है उस पे से हमें ग्रेन्स को अलग करना है, तो थ्रेशर्स ये मशीन है थ्रेशिंग पर्पसेस के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स आने लगी जिनका यूज करते हैं फार्मर्स, और उनका टाइम भी बच जाता है। फार्मर्स को उतना टाइम नहीं लगता अब ये सारे काम करने में, जितना पहले टाइम लगा करता था फार्मर्स को हार्वेस्टिंग में और थ्रेशिंग में, अब उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये मशीन्स के थ्रू जल्द से जल्द फार्मर्स अपना काम कर सकते हैं। तो अब उनका टाइम कम लग रहा है और मेहनत भी उनकी कम लग रही है फार्मर्स की। तो फार्मर्स की बहुत ज्यादा हेल्प हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। अब गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के हमने देखे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमने देखे थे जो चेंजेस लेके आई गवर्नमेंट। अब चेंजेस की बात ना करके हम देखते हैं ऐसे कौन सी पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे फार्मर्स के लिए। सबसे पहला है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इससे क्या होता है, किसानों को यानी फार्मर्स को इजी लोन्स मिल जाते हैं, आसानी से लोन्स मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS फॉर फार्मर सेफ्टी, ये स्कीम चलाई गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम चलाई गई फार्मर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख के। अगर फार्मर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो उनको सारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने फार्मर्स की सेफ्टी को लेकर के ये स्कीम चलाई है। देन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फार्मर्स को नुकसान ना झेलना पड़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देती है फार्मर्स को, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है, तो सब्सिडीज मिलती है फार्मर्स को। ग्राम बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम बैंक्स बने हैं, ग्रामीण बैंक्स बने हैं, ग्रामीण बैंक्स बने हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया है, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं विलेजेस में, जहां पे लोग साथ में पैसा कलेक्ट करते हैं, मनी सेव करते हैं, और उसके बाद जिस भी पर्सन को जरूरत होती है, जिस भी पर्सन को पैसों की जरूरत है, उस पर्सन को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वही सेव्ड मनी में से जो पैसा है वो उस पर्सन को दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इस टाइप से पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है वो चलता है। तो ग्रामीण बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फार्मर्स हैं उन्हें लोन देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्कीम्स
चलाई हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हैं गवर्नमेंट ने। तो आज की वीडियो में हमने देखा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आई इंडिपेंडेंस के बाद से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप करती है गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, और साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें राशन शॉप्स देखने को मिलती हैं उसके थ्रू भी गवर्नमेंट पुअर पीपल और फार्मर्स दोनों की हेल्प कर रही है। फार्मर्स से ग्रेन्स खरीद के पुअर पीपल में राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है हमारे फार्मर्स को। जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स फार्मर्स को चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए, जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। देन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आने की वजह से भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से, व्हाइट रेवोल्यूशन के आने के बाद से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। ये तो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके घर में जो दूसरे लोग हैं, अब फॉर एक्स्ट्रा इनकम वो लोग क्या करते हैं, वो मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन करने लगे। कोऑपरेटिव डेयरीज हमें देखने को मिली, जैसे कि अमूल फॉर एग्जांपल। और फिर मॉडर्न मशीन्स के आने के बाद से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई, फार्मर्स जो है उनकी काफी ज्यादा हेल्प हुई, उनका टाइम बचा, उनकी लेबर यानी उनकी मेहनत बची फार्मर्स की। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे मेजर्स भी लिए हैं, काफी सारी स्कीम्स बनाई हैं जिससे कि फार्मर्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, गरीबी से बचाया जा सके, और प्रोडक्टिविटी जो है उसे बढ़ाने के लिए ये सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much. हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान यानी जमीन का दान दे रहे हैं हम, और ग्रामदान यानी पूरे विलेजेस मिलके सब साथ में दान दे रहे हैं, लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो उसे कहा गया ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चलने लगे, और उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ये मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया में, कैसे स्टार्ट हुए। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट was a voluntary land donation movement। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉलंटरी लैंड डोनेशन मूवमेंट थे। वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से जो काम हम कर रहे हैं, तो लोग अपनी इच्छा से लैंड जो है, जमीन जो है वो दान में देने लगे, और उसी से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम पड़ गया भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लैंड डोनेट कर रहे हैं, लैंड को डोनेट कर रहे हैं लैंडलेस पीपल्स के बीच में। ऑल्सो नोन एज लैंड गिफ्ट मूवमेंट, इसे लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि लैंड को एज अ गिफ्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी सेकंड पर्सन को। स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे इन 1951। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट करवाया था विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में, एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस। अब आचार्य विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे चला करते थे, और वो भी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पे विश्वास रखा करते थे। साथ ही साथ वो सोसाइटी में जस्टिस चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे, तो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये माइंडसेट था किसका, आचार्य विनोबा भावे का। वो गांधी जी के फॉलोअर थे, वो भी चाहते थे कि सोसाइटी में से सारी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाए, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी हम बनाएं। How the movement started? अब ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? Began when विनोबा भावे visited पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। तेलंगाना में एक छोटा सा विलेज है पोचमपल्ली, वहां पे जब आचार्य विनोबा भावे पहुंचे उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ चीजें नोटिस करी, कुछ एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा मोमेंट था जो इन्होंने नोटिस किया और उससे वो इंस्पायर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अब वो इंसिडेंट कौन सा था? लैंडलेस विलेजर्स रिक्वेस्टेड लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब इस विलेज में, पोचमपल्ली जो विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे लैंडलेस विलेजर्स थे, लैंडलेस पीपल थे, उनके पास जमीन नहीं थी, लोगों को जमीन चाहिए थी, तो लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखनी स्टार्ट करी, लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करनी शुरू करी कि हमारे पास लैंड नहीं है, कल्टीवेशन के लिए हमें लैंड की जरूरत है, जिससे हम भी क्रॉप्स कल्टीवेट कर सके और अर्न कर सके। अ लैंडलॉर्ड donated 80 acres of land, inspired विनोबा भावे to start a nationwide campaign। तो वहां का जो पोचमपल्ली के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, 80 एकर्स लैंड जो है वो डोनेट कर दी उन लैंडलेस फार्मर्स के बीच में, लैंडलेस लेबरर्स के बीच में। तो 80 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने डोनेट कर दी लैंडलॉर्ड ने, और ये सब इंसिडेंट देख करके विनोबा भावे जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड अब
एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया जाए, यानी कि ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया जाए, ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जो पूरे नेशन में फैल जाए। पूरे नेशनल लेवल पे एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहते थे विनोबा भावे, यही कहलाया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। जो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करवाया था, जो कैंपेन स्टार्ट करवाया, वो भूदान ग्रामदान मूवमेंट ही था, जिसमें लोगों ने, जो जिन लोगों के पास जमीन है, जिन लोगों के पास लैंड है, लैंड ओनर्स जो है, उन्होंने वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से जमीन जो है वो दान में देनी शुरू करी। भूदान मूवमेंट, जिसे लैंड डोनेशन कहा जाता है, भू मतलब लैंड और दान मतलब डोनेशन, तो भूदान मूवमेंट यानी लैंड डोनेशन। वेल्दी लैंड ओनर्स voluntarily donated a portion of their land to landless farmers। अब जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत जमीन है, तो उन लैंड ओनर्स ने अपनी इच्छा से अपनी लैंड का एक पोर्शन जो है, जितना वो चाहते थे, अपनी इच्छा से उन्होंने डोनेट किया। जो लैंडलेस पीपल है, उनको लैंड ओनर्स ने जमीन दी, अपनी जो जमीन है वो डोनेट करी। और इसके पीछे का एम क्या था? रिड्यूस रूरल इनइक्वालिटी, जिससे कि जो रूरल सोसाइटी में हमारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती थी। कुछ जमींदार हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, और कुछ ऐसे फार्मर्स होते थे जो लैंडलेस होते थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों पे जाके काम किया करते थे एज अ लेबरर। तो अब रूरल इनइक्वालिटी जो थी, उसे खत्म करने के लिए जो लैंड है वो डोनेट करनी शुरू करी लैंड ओनर्स ने, जिससे कि रूरल इनइक्वालिटीज खत्म हो, जो लैंडलेस पीपल है उनके पास भी खुद की लैंड हो जिसपे वो कल्टीवेशन कर सके। प्रोवाइड लाइवलीहुड टू लैंडलेस पीपल, और जो लैंडलेस पीपल थे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने खर्चे के लिए वो दूसरों की जमीन पे जा करके काम किया करते थे, तो उन लैंडलेस लेबरर्स जो थे, वो जो लैंडलेस पीपल थे, उन लोगों के लिए अब ये बेटर था कि उनके पास खुद की जमीन होगी तो वो खुद कल्टीवेशन करके अर्न कर सकते हैं, उन्हें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ये एम था, ये मोटिव था कि एक तो रूरल इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, और साथ ही साथ जो लैंडलेस पीपल हैं, अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, अब उन्हें अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी लैंड डोनेशन, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। देन ग्रामदान मूवमेंट, इन मेनी विलेजेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एंटायर विलेजेस डोनेटेड लैंड कलेक्टिवली। अब दूसरे काफी ऐसे विलेजेस थे जहाँ पे जो एक इंडिविजुअल नहीं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंड ओनर्स जो हैं, जिनके पास लैंड है, सिर्फ वही लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विलेजर्स थे, यानी सभी विलेजर्स जो थे, वो मिल करके, जिन भी विलेजर्स के पास लैंड है, चाहे कम अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है, लेकिन जिनके पास भी लैंड है, लैंड ओनर्स जो हैं, उन्होंने मिल करके, पूरे विलेजर्स ने मिल करके जो लैंड है वो दान में देनी शुरू करी, यानी कि डोनेट करनी शुरू करी, और इसी को कहा गया ग्रामदान मूवमेंट। जब पूरे सोसाइटी के, यानी पूरे जो विलेज है, वहां के सभी विलेजर्स मिल करके लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो वो ग्रामदान मूवमेंट कहलाया। और अगर लैंड ओनर्स अपनी मर्जी से जब लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो उसे भूदान मूवमेंट कहा गया, यानी इंडिविजुअल अगर कर रहा है, लैंड डोनेट कर रहा है, तो भूदान मूवमेंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर पूरे ग्राम, यानी कि पूरे विलेज के लोग, यानी सारे विलेजर्स जब लैंड डोनेट कर रहे हैं एक साथ, तो उसे ग्रामदान मूवमेंट कहा जाएगा। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, तो जब सभी विलेजर्स मिलके जब लैंड डोनेट करते हैं, तो उसे कहा जाएगा ग्रामदान मूवमेंट। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। अब जब ग्रामदान मूवमेंट चला, जब सभी लोग जो हैं, जो विलेजर्स हैं, जब वो लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो वो किसी एक इंडिविजुअल को डोनेट नहीं कर रहे हैं, किसी एक सिंगल पर्सन को लैंड डोनेट नहीं कर रहे हैं सारे विलेजर्स मिलके, बल्कि वो उस लैंड को, सारे विलेजर्स ने जितने भी लैंड उनके पास है, उन सब लैंड पर से अपने बैरियर्स हटा दिए हैं। अब पूरी जमीन हर एक विलेजर की है, सभी मिल करके एक दूसरे की जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं, यानी सब साथ में मिलके पूरे लैंड पे, टोटल जो लैंड है उस पर फार्मिंग करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ, एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, कुछ भी हो, अपने सारे रिसोर्सेज वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिलती है। तो कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यानी कि अब सभी फार्मर्स जो हैं, वो सब फार्मर्स एक साथ मिलके फार्मिंग कर रहे हैं। अब पहले डिफरेंट लैंड एरियाज या डिफरेंट फार्म्स होते थे डिफरेंट फार्मर्स के, जैसे ये लैंड एरिया ए फार्मर का है, ये बी, ये सी और ये डी। ये जो बैरियर्स हुआ करते थे, इन बैरियर्स को हटा दिया गया है, और इन बैरियर्स को हटा करके ये जो पूरा लैंड है, अब उस पे
सभी फार्मर्स मिल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कलेक्टिव फार्मिंग। सब लोग साथ में मिल करके अपने पूरे लैंड एरिया को ज्वाइन करके वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ सारे रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कलेक्टिव फार्मिंग भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, और उसी को हमने कहा है ग्रामदान मूवमेंट। किसी एक इंडिविजुअल को हम लैंड डोनेट नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की जो लैंड है उसे अपने लैंड के साथ ज्वाइन करके उसके बाद हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के जो ग्रामदान और भूदान मूवमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है, क्यों ये मूवमेंट चलाए गए? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, यानी जो विलेजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रामदान मूवमेंट में। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिल रही है हमें। क्रिएट अ क्लासलेस कॉन्फ्लिक्ट फ्री रूरल सोसाइटी। अब एक क्लासलेस रूरल सोसाइटी हो, यानी कहीं पे अब रूरल सोसाइटी में क्या था, कोई रिच है कोई पुअर है, क्योंकि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास सारी जमीन थी और जो विलेजर्स हैं उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो लैंडलेस थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी। अब जब लैंड डोनेट की जाएगी, जब लैंडलेस पीपल को लैंड मिलेगी तो वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, वो खुद से कल्टीवेशन करके खुद अर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, ना कोई ज्यादा रिच रहेगा ना कोई ज्यादा पुअर रहेगा। और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट फ्री रूरल सोसाइटी रहेगी, यानी हम पीसफुली रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं। जो लैंड डोनेट कर रहा है, जो पर्सन जो लैंड डोनेट कर रहा है, वो जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली अपनी लैंड डोनेट कर रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के कोई चांसेस नहीं बनते और जिसको जरूरत है उसे लैंड मिल भी जाती है। सॉल्व लैंड इश्यूज पीसफुली। लैंड इश्यूज पीसफुली सॉल्व हो जाते हैं, यानी जिस लैंडलेस पर्सन को जमीन की जरूरत है उस पर्सन को जमीन मिल जा रही है, वो भी बिना किसी वायलेंस के, तो बिना किसी हिंसा के ये सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इस वजह से ये मूवमेंट चलाया गया, ये एम था हमारा, ये ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था। सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या थी? फर्स्ट मेजर नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म एफर्ट इन इंडिया। अब इंडिया 1947 में आजाद हो गया और 1951 में ये मूवमेंट हुआ है। तो आजाद होने के बाद, इंडिया के आजाद होने के बाद ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें गवर्नमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं था। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म था, यानी गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इसमें, और लैंड रिफॉर्म हम लोग ला रहे थे अपनी सोसाइटी में ही। अपनी सोसाइटी में हम लैंड्स में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, लैंड जो है वो डोनेट कर रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। तो ये सबसे पहला ऐसा नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। इंस्पायर्ड मैनी टू डोनेट लैंड वॉलंटरली। और अब जब धीरे धीरे दो चार अगर लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन वॉलंटरली डोनेट कर दी लैंडलेस पीपल के बीच में, तो उनसे इंस्पायर होकर दूसरे जो पीपल हैं वो भी लैंड डोनेट करने लगे। तो लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर के अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा से यानी वॉलंटरली उन्होंने लैंड डोनेट करना शुरू किया। सपोर्टेड गांधीयन आइडियाज ऑफ सर्वोदया और वेलफेयर ऑफ ऑल। अब गांधी जी का जो आइडिया है सर्वोदया, यानी सभी का वेलफेयर हो, सभी का भला हो, तो उसे कहा जाता है सर्वोदया। तो सर्वोदया ये जो आइडिया है गांधी जी का, उसको सपोर्ट करता है ये मूवमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, सभी लोगों का वेलफेयर हो रहा है। जो लैंडलेस पीपल हैं, जो लोग जिन लोगों के साथ इनइक्वालिटीज हो रही थी, उन लोगों के साथ अब इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है हमारी सोसाइटी का, यानी सर्वोदया ये जो आइडिया है गांधी जी का, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लैंड राइट्स एंड रूरल इनइक्वालिटी। और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से कंट्री में, पूरी कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट एरियाज में लोग अवेयर हो रहे थे लैंड राइट्स को लेकर के। लैंडलेस पीपल जो है उनके पास लैंड होनी चाहिए, कितने इंपॉर्टेंट है लैंड डोनेट करना, लैंडलेस पीपल के पास जमीन का होना कितना इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, तो उसको लेकर के लोग अवेयर हो रहे थे। साथ ही साथ रूरल इनइक्वालिटीज जो प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी में, उन्हें सॉल्व करने के लिए भी लोग इंस्पायर हो रहे थे इन मूवमेंट से, लोगों में अवेयरनेस फैलने लगी थी। तो आज की वीडियो में हमने भूदान और ग्रामदान मूवमेंट देखा। भूदान यानी जब एक इंडिविजुअल, जब कोई एक लैंड ओनर अपनी लैंड को वॉलंटरीली डोनेट कर रहा है तो उसे कहा जाएगा भूदान। और ग्रामदान जब पूरे ग्राम के, यानी जो पूरी विलेज है, पूरे विलेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, वो कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और पूरी लैंड को, यानी सभी फार्मर्स जो है उन्होंने सारी बाउंड्रीज हटा दी हैं, सभी फार्मर्स ने अपनी लैंड को ज्वाइन करके फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग बढ़ रही है, कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ रही है।
तो उससे क्या हो रहा है, उसी को कहा गया ग्रामदान मूवमेंट। भूदान और ग्रामदान मूवमेंट हमने देखे क्या ऑब्जेक्टिव थे वो जाने हमने, और सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने जानी। ये मूवमेंट स्टार्ट किसने करवाया था, विनोबा भावे जी ने, आचार्य विनोबा भावे जी ने, जो गांधीयन फॉलोअर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस चाहते थे, जो चाहते थे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जो प्रिवेल कर रही हैं वो सब एंड हो जाए, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी चाहते थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने 1951 में ये मूवमेंट स्टार्ट करवाया था, और इसी मूवमेंट के बारे में हमने आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ा, जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट, यानी कि एग्रीकल्चर कैसे डिफरेंट फील्ड्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस टाइप से एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। अब नेशनल इकोनॉमी यानी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप से कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का होना। कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। अब जीडीपी का जो 1/6 अमाउंट है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर। अगर हम इसे दूसरे सेक्टर्स के साथ, ये जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर जो है, इसे जब हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में, लेकिन फिर भी 1/6 अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, और एग्रीकल्चर की ही वजह से इंडस्ट्रीज जो है उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल पा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स के तौर पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, जिससे कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर पाए। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम फार्मिंग नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है उसे ही हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में। तो जैसे शुगर केन से गुड़ यानी जैगरी और शुगर बनती है, और ये जो शुगर केन है जो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू मिला है, एग्रीकल्चर से मिला है, तो उसे एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में शुगर एंड जैगरी बनाने के लिए। कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए कॉटन भी एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, फार्मिंग कर रहे हैं तभी कॉटन कल्टीवेट कर पा रहे हैं और तब जाके उससे कॉटन टेक्सटाइल्स बन रही हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, और तब जाके सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ हो पाती है। प्लेज अ की रोल इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, और नेशनल इकोनॉमी में कैसे इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स को, जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हुआ है हमारा, जो भी क्रॉप्स है उन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, इंडिया में डॉलर्स आते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, बाहर के देशों से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर के देशों से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1/6 अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है हमारी कंट्री में, और एज अ रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का यूज करते हैं अपने इंडस्ट्रीज में। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। अब हमारी कंट्री में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, यानी कि हमारी पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, यानी फार्मिंग करते हैं, चाहे लैंडलेस फार्मर्स हो, लेबरर्स हो, चाहे लैंड ओनर्स हो, जमींदार्स हो, फार्मर्स हो, स्मॉल पीजेंट्स हो, यानी सभी जो लोग हैं, मेनली ज्यादातर जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के, ज्यादातर जो लोग हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में फार्मिंग कर रहे हैं। सपोर्ट्स लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल, और डिफरेंट पीपल है, माइग्रेंट जो पीपल होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, जो इन सर्च ऑफ वर्क जाते हैं, दूसरी जगहों पे माइग्रेट कर जाते हैं लैंड के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और तब जाके अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो पीपल हैं, फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, ये सब डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे। तो एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट करता है काफी लोगों की लाइवलीहुड को, यानी कि काफी लोग डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पे। देन कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। अब आउटपुट यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है, हमारा जो आउटकम निकल रहा है, आउटपुट है,
उससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होती जा रही है। यानी कि पहले इंडिया जो है, जब इंडिपेंडेंस हमने गेन करी थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बना था, तब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड के टर्म्स में। फूड आइटम्स हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे, स्पेशली यूएसए से। और फिर 1960s और 1970s के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद सरप्लस अमाउंट में हमने क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा इंडिया में, और तब जाके हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। यानी कि अब हमें किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब हम इंडिया में ही सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर पा रहे थे, जिससे हम लोग अपने नेशन के लिए, अपनी जो पॉपुलेशन है उसे खिलाने के लिए इनफ अमाउंट में हम फूड जो है हमारे पास अवेलेबल था, हम कल्टीवेट कर ले रहे थे। India is among the world's leading producers of many crops such as rice, wheat, pulses, etc. अब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, यानी कि इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है डिफरेंट क्रॉप्स का। पूरे वर्ल्ड में काफी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसका लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, यानी कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा वो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उन क्रॉप्स का इंडिया में ही होता है। अब वो क्रॉप्स कौन सी है? राइस, व्हीट, पल्सेस और बहुत सारी स्पाइसेस जो एंशिएंट इंडिया से हम लोग जिनका ट्रेड करते आ रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो स्पाइसेस मेनली इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं एंशिएंट टाइम से, और आज भी इंडिया से मेनली स्पाइसेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं, और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है इंडिया में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है डिफरेंट क्रॉप्स की, राइस, व्हीट, पल्सेस और स्पाइसेस, और डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं। सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्ट्स बफर स्टॉक्स। अब जब हम सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरप्लस अमाउंट में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज्यादा निकल रहा है हमारा, तो उससे हम स्टॉक्स बना लेते हैं, यानी उन सरप्लस अमाउंट को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स है, उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर लोगों की नीड्स बढ़े, अगर लोगों को और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो हम लोगों को ये स्टोर किया हुआ जो क्रॉप्स है वो दे सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी राशन शॉप्स के थ्रू भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ये क्रॉप्स जो सरप्लस अमाउंट में होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी रहती है हमारी कंट्री में, यानी कि जब हमारे सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, यानी लोग जिनकी डिमांड्स अगर कम है और हमने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया है, तो जो प्राइसेस है वो गिरते हैं, प्राइसेस कम होते हैं। और अगर कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं और हमने जो प्रोडक्शन किया है वो उन कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में कम है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, कभी प्राइसेस हाई होते हैं, कभी लो हो जाते हैं अचानक से। तो जब हम रेगुलरली सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, हमारा परफेक्ट एक स्टॉक बना हुआ है, तो हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे। यानी कि हमारे प्राइसेस ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि कहीं हाई देखने को मिल रहा है, कहीं पे लो हो जा रहे हैं एकदम से, ऐसे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, हमें प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कोई गिरावट या फिर हाई प्राइसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बार बार चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर किस टाइप से कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, वो हमने आज की वीडियो में जाना। नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की वजह से ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर पा रहा है और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट, यानी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिला है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं, फार्मिंग करते हैं, और बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो सर्वाइवल है, वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। साथ ही साथ जो आउटकम निकल रहा है, यानी जो आउटपुट निकल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, उसकी वजह से हम लोग अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अब हमें किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है इंडिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड करता है डिफरेंट क्रॉप्स के कल्टीवेशन को, डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोडक्शन के मामले में। राइस, व्हीट, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर सरप्लस प्रोडक्शन जब होता है तो उसके वजह से हमारे स्टॉक बनता चले जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो सरप्लस क्रॉप्स होती हैं उनको, और साथ ही साथ प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इस टाइप से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ा, इन डिटेल समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 9 है एंड दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन, अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है, यानी इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है। वर्ल्ड जो है, डिफरेंट कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती जा रही है। अब हमें ग्लोबल मार्केट देखने को मिलती है, यानी एक जगह जो सामान बन रहा है, किसी एक कंट्री में जो सामान बन रहा है वो दूसरी कंट्री की मार्केट में भी ले जाके हम सेल करते हैं। तो इस टाइप से ग्लोबल मार्केट बन चुकी है, ग्लोबलाइज होता जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स पड़े हैं एग्रीकल्चर पे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि HYV सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट केमिकल्स का हमने यूज करना शुरू किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू किया, मशीन्स का यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से हम अब बम्पर अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं। बम्पर अमाउंट में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, सरप्लस अमाउंट में हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, नई नई मशीन्स की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, इससे हमारा ही फायदा हुआ है, फार्मर्स का बेनिफिट हो रहा है, फार्मर्स और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज्यादा क्रॉप्स है फार्मर्स के पास सेल करने के लिए, तो फार्मर्स की अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से फार्मर्स जो है उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, यानी अब हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं सरप्लस अमाउंट में, जब हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सरप्लस अमाउंट में जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर ले जा करके सेल कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेल कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। फार्मर्स आर नाउ कनेक्टिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स, तो इसकी वजह से जब फार्मर्स अपनी कंट्री से दूसरी किसी बाहर, किसी अब्रॉड में, दूसरी कंट्री की मार्केट में ले जाके जब अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, फार्मर्स जो है उनको प्रॉफिट होगा। तो फार्मर्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, फार्मर्स का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस जो है उसे फार्मर्स बाहर ले जाकर के सेल कर देते हैं और वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फार्मर्स इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? मूवमेंट है लोगों का, कैपिटल का, तो ये फ्लो जो देखने को मिलता है हमें, गुड्स का, लोगों का, गुड्स का, पीपल का और कैपिटल का, तो वही ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पे फार्मर्स मूव कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में ले जा करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अब फार्मर्स। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, क्योंकि कैश क्रॉप्स जो है हम लोग क्यों कल्टीवेट करते हैं? जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। हम अर्निंग के मोटिव से, यानी प्रॉफिट के मोटिव से कल्टीवेट करते हैं कैश क्रॉप्स को, ना कि अपने कंजम्पशन के लिए। तो फार्मर्स को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, और उसी प्रॉफिट के चक्कर में फार्मर्स कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जिससे वो सेल करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर डिमांड्स। अब जो मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ रही है, डिफरेंट जो कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गई, ये जो डिफरेंट कैश क्रॉप्स हैं जो हम अपने लिए यूज नहीं करते, हमें सेल करने होते हैं, हम कंज्यूम नहीं कर सकते उन सब प्रोडक्ट्स को। तो ये जो डिमांड्स हैं उनके बढ़ने की वजह से, मार्केट डिमांड्स बढ़ने की वजह से, मार्केट में जो डिमांड्स हैं लोगों की वो बढ़ने लगी, कैश क्रॉप्स की डिमांड्स बढ़ने लगी, और इसकी वजह से फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, जिससे कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे थे और बेटर लिविंग कंडीशंस उन्हें मिल भी रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होती जा रही थी फार्मर्स की। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फार्मर्स कनेक्ट होते जा रहे थे वर्ल्ड के साथ, पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ, और प्रोडक्शन बढ़ा किसका? स्पेशली कैश क्रॉप्स का, जिसकी वजह से फायदा किसका हो रहा है? फार्मर्स का। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से देखने को मिले? पहले है प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट में। काफी ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, कभी किसी कंट्री के गुड्स ज्यादा सेल होते हैं तो कभी दूसरी कंट्री के गुड्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है? हमें कंपटीशन देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट में। अब कंपटीशन जो है उसकी वजह से
काफी सारे चेंजेस आते हैं ग्लोबल मार्केट में और उन्हीं सब चेंजेस की वजह से प्राइसेस जो हैं वो भी हाई या लो होते रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो प्राइसेस में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं जब सरप्लस अमाउंट में है, हमारे पास गुड्स सरप्लस अमाउंट में है तो प्राइसेस लो हो जाते हैं। जब डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है तो प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं ग्लोबल मार्केट में। कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स, अब ग्लोबल मार्केट में, अब क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हम फोकस रखेंगे ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग हैं वो अपने गुड्स को ला करके सेल कर रहे हैं। तो इतने सारे जब प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे तो एक दूसरे को कंपटीशन देंगे वो, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। अब ये कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन से गुड्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो एक तरह से कंपटीशन बना रहता है सभी कंट्रीज के बीच में कि किसके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे। स्मॉल फार्मर्स अफेक्टेड, और स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। लैक ऑफ कैपिटल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती है, उतनी इनकम नहीं होती है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न मशीन्स जो हैं उनका यूज कर सके। अब क्योंकि वो मशीन्स का, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसी की वजह से स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके प्रोडक्शन में हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, उनका प्रोडक्शन उतना हाई हमें देखने को नहीं मिलता। प्रोडक्टिविटी उनकी लो रहती है एज कम्पेयर टू लार्ज फार्मर्स जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सेस है। तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। ओवरऑल आउटकम क्या निकला, ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो न्यू चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, यानी जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है तो हमें काफी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने की। हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जहां पे लोग ग्रो कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारे चैलेंजेस भी आए जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला हमें। बेनिफिट्स आर मोर विजिबल टू लार्ज फार्मर्स देन स्मॉल पीजेंट्स, अब जो बेनिफिट्स हो रहे थे, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादातर लार्ज फार्मर्स को हो रहा था। क्यों? क्योंकि लार्ज फार्मर्स के पास न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उसका यूज करके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले रहे हैं। तो इसकी वजह से सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होने की वजह से लार्ज फार्मर्स तो अच्छे से अपना एक्सपेंशन कर पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल पीजेंट्स हैं वो स्मॉल पीजेंट्स के पास क्योंकि कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल पीजेंट्स, और इसी की वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है। और जब प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिल रही है हमें तो इसका मतलब है इनका सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल पीजेंट्स। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट, पहली बात न्यू टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कैश क्रॉप्स जो है उनका प्रोडक्शन सबसे तेजी से बढ़ा क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही है कैश क्रॉप्स की। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ज्यादातर फोकस हमारा कैश क्रॉप्स पे है तो फूड क्रॉप्स जो है उनका अमाउंट कम होता जा रहा है, उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। जब हम फूड क्रॉप्स उतने कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं तो फूड क्रॉप्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है और कैश क्रॉप्स पे ज्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स में हमने देखा प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं ग्लोबल मार्केट में, कंपटीशन फेस करने को मिलता है, डिफरेंट गुड्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के गुड्स होते हैं और वो एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन पे ज्यादा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उनकी लाइफ पे। ओवरऑल आउटकम क्या निकला, जो ग्लोबलाइजेशन है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिससे कि हम लोग ग्रो कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है उसी की वजह से नए नए चैलेंजेस भी अराइज होते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। ये हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन बहुत गहरा असर डालता है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।